तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उत्तराखंड का कुमाऊं ये सिर्फ बर्फ से ढकी चोटियों और खूबसूरत वादियों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इसका इतिहास सच में बहुत गहरा और दिलचस्प है। आज के इस विश्लेषण में हम 100-200 नहीं, बल्कि पूरे 1000 साल पीछे जाने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक पुरानी पौराणिक कथा से शुरू होकर ये इलाका ताकतवर राजवंशों, विदेशी हमलों और फिर एक बहुत ही मजबूत सैन्य विरासत के रूप में ढला। और ये सब हम सीधे ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर समझेंगे। अब ये बात वाकई हैरान करने वाली है कि कुमाऊं नाम आखिर आया कहां से। दरअसल ये शब्द निकला है कूर्मांचल से। स्कंद पुराण और हमारी स्थानीय लोक कथाएं बताती हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु ने मंदार पर्वत को संभालने के लिए इसी इलाके के कांडादेव पर्वत पर कूर्म यानी कछुए का अवतार लिया था। कहते हैं वो वहां पूरे 3 साल तक रहे और बस वही कूर्मांचल नाम सदियों तक लोगों की जुबान पर ढलते ढलते आज का कुमाऊं बन गया। तो आज हम इस पूरे ऐतिहासिक सफर को 6 बहुत ही अहम पड़ावों में खंगालने वाले हैं। नाम की उत्पत्ति से लेकर कत्यूरी और चंद राजाओं का दौर, फिर गुरखाओं का वो खौफनाक समय, ब्रिटिश राज और आखिर में कुमाऊं की आज की शानदार विरासत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुमाऊं नाम और इसके भूगोल की। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में ये कुमाऊं नाम सिर्फ चंपावत और उसके आसपास के कुछ गांवों तक ही सीमित था। लेकिन जैसे जैसे वहां के राजाओं की ताकत बढ़ी और उनका राज फैला, तो काली नदी से लेकर हिमालय की ऊंची चोटियों तक के इस पूरे विशाल भूभाग को ही कुमाऊं कहा जाने लगा। अगर हम इस पूरे 1000 साल के इतिहास की टाइमलाइन देखें तो इसे बड़े तौर पर 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। करीब 700 ईस्वी में कत्यूरी राजवंश की नींव पड़ी। फिर 11वीं सदी के आते आते चंद राजवंश सत्ता में आया और उन्होंने सदियों तक राज किया। लेकिन फिर 1790 में एक अचानक हुआ गोरखा हमला, जिसने सब पलट कर रख दिया। और उसके बाद 1815 से शुरू हुआ ब्रिटिश राज। तो चलिए सबसे पहले और सबसे पुराने दौर में चलते हैं। कत्यूरी राजवंश, इसे मध्य हिमालय का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। राजा वासुदेव ने इसकी स्थापना की थी। शुरुआत में इनकी राजधानी जोशीमठ हुआ करती थी, जिसे बाद में शिफ्ट करके बैजनाथ की कत्यूर घाटी में ले जाया गया। और इनका रुतबा देखिए, एक समय ऐसा भी था जब कत्यूरी साम्राज्य पूरब में सिक्किम से लेकर पश्चिम में काबुल तक फैला हुआ था। मतलब एक बहुत ही विशाल साम्राज्य। इस दौर में कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए। ये राजा मूल रूप से बौद्ध थे, लेकिन आदि शंकराचार्य के प्रभाव में आकर इन्होंने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म अपना लिया। आर्किटेक्चर में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। ईंटों की जगह उन्होंने तराशे हुए पत्थरों से इमारतें बनानी शुरू की। अल्मोड़ा के पास जो 900 साल पुराना कटावमल का सूर्य मंदिर है ना, वो इनकी इसी शानदार कारीगरी का एक बहुत ही बेहतरीन सबूत है। लेकिन खैर, कोई भी साम्राज्य हमेशा तो नहीं टिकता। कत्यूरी वंश का पतन शुरू हुआ राजा वीरदेव के समय में। इतिहास बताता है कि वो एक बहुत ही क्रूर शासक था। मनमाना टैक्स वसूलना, लोगों से जबरन काम करवाना। हद तो तब हो गई जब उसने अपनी ही मामी से जबरदस्ती शादी कर ली। इसी घटना पर वो मशहूर कुमाऊनी लोकगीत मामी तिले धारो बोला बना था। वीरदेव के मरते ही उसके बेटों में सत्ता के लिए जंग छिड़ गई और वो इतना बड़ा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अब जब कत्यूरी साम्राज्य खत्म हुआ तो जो खालीपन आया उसे भरा चंद राजवंश ने। 10वीं या 11वीं सदी के आसपास सोमचंद ने इस राजवंश की नींव रखी। पहले चंपावत इनकी राजधानी थी और फिर 1563 में इसे अल्मोड़ा ले जाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद राजाओं ने लगातार लगभग 800 सालों तक कुमाऊं पर राज किया और इस पूरे इलाके को मजबूती से एकजुट रखा। इनका प्रशासन सच में गजब का था। इनका टैक्स सिस्टम बहुत ही कैलकुलेटेड और स्मार्ट था, जिसे 36 रकम और 32 कलम कहा जाता था। मतलब 36 तरह के मेन टैक्स और 32 तरह के छोटे मोटे चार्ज। ये सिस्टम इतना पक्का था कि समाज का हर तबका और हर व्यापार राज्य के खजाने में अपना हिस्सा देता था। एकदम परफेक्ट तरीके से ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, एक ऐसा राज जिसके पास इतना शानदार टैक्स सिस्टम था, जिसने 8 सदियों तक बिना रुके शासन किया, वो 18वीं सदी के आखिर में अचानक से कैसे ढह गया? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? इस पतन की वजह था 1790 का वो अचानक हुआ गोरखा आक्रमण। दरअसल नेपाल के एकीकरण के बाद उनकी ताकतवर सेना ने पश्चिम की तरफ अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया था और उस वक्त तक चंद राजवंश आपसी कलह और कमजोर नेताओं की वजह से अंदर ही अंदर खोखला हो चुका था। नतीजा, गोरखा सेना ने बहुत आसानी से अल्मोड़ा पर कब्जा कर लिया और कुमाऊं एक बहुत ही खौफनाक दौर में चला गया।
अगर हम चंद प्रशासन और गोरखा राज की तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क था। चंद राजा जहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, कला और मंदिरों को बढ़ावा देते थे, वहीं गोरखाओं का राज पूरी तरह से मिलिट्री गवर्नर्स के हाथ में था। कुमाऊं में सीधे मार्शल लॉ लगा दिया गया। उनका एक ही मकसद था, बस भारी टैक्स वसूलना और लोगों से जबरन काम यानी बेगारी करवाना। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये 24 साल का शासन, जिसे लोग खौफ से गोरखोल कहते थे, सच में बहुत क्रूर था। हालात इतने खराब थे कि अगर कोई परिवार टैक्स नहीं दे पाता था तो गोरखा अफसर उस परिवार के लोगों को सीधे मैदानी इलाकों के बाजारों में गुलाम बनाकर बेच देते थे। डर का आलम यह था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगलों और पहाड़ों में भाग गए और कुमाऊं की हरी भरी घाटियां वीरान पड़ गईं। पर यह अंधकार भी हमेशा नहीं रहने वाला था। गोरखाओं की सीमाएं जब बढ़ती गईं तो उनका सामना हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। व्यापार और सीमाओं के विवाद ने 1814 में एंग्लो नेपाली युद्ध की शक्ल ले ली। कुमाऊं के लोकल लोगों ने भी इस मौके का फायदा उठाया और गोरखाओं को बाहर निकालने में अंग्रेजों का साथ दिया। 1815 में अंग्रेजों ने अल्मोड़ा जीत लिया और 1816 की सुगौली संधि के बाद गोरखाओं को कुमाऊं से पीछे हटना ही पड़ा। तो सुगौली की संधि के बाद कुमाऊं आ गया अंग्रेजों के हाथ में। शुरू हुआ कमिश्नरों का युग। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजों ने कुमाऊं को भारत के बाकी हिस्सों की तरह नहीं चलाया। उन्होंने इसे एक नॉन रेगुलेशन प्रांत घोषित कर दिया। इसका सीधा सा मतलब यह था कि यहां अंग्रेजों के आम कानून लागू नहीं होते थे, बल्कि एक कमिश्नर होता था जिसके पास इलाके को अपने तरीके से चलाने के असीमित अधिकार होते थे। अब ये कमिश्नर राज कैसा था, इसे इतिहासकार हॉली के इन शब्दों से समझना सबसे सही रहेगा। उन्होंने लिखा था कि शासन निरंकुश और व्यक्तिगत था, क्योंकि कमिश्नर के पास पावर पूरी थी, लेकिन साथ ही इसे न्याय संगत और प्रगतिशील भी माना गया। ऐसा इसलिए क्योंकि कमिश्नरों ने अक्सर स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं का पूरा सम्मान करते हुए ही राज किया। शुरुआती 70 सालों में 3 अहम कमिश्नरों ने कुमाऊं की तस्वीर बदली। पहले थे मिस्टर G.W. ट्रेल, जिन्होंने वो मशहूर रेवेन्यू पुलिस या पटवारी सिस्टम शुरू किया जो उत्तराखंड में आज भी देखा जा सकता है। फिर आए मिस्टर बैटन, जिन्होंने सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया। और फिर सर हेनरी रामसे, जिन्हें तो कुमाऊं का बेताज बादशाह तक कहा जाता था। उनके पास पूरी पावर थी, लेकिन वो लोकल लोगों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी थे। लेकिन इतिहास का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सब कुछ शांत था। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो कुमाऊं भी शांत नहीं बैठा। चंपावत में कालू सिंह मेहरा के नेतृत्व में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। इसके अलावा बाद के दशकों में सलम सत्याग्रह जैसे कई और आंदोलन भी हुए, जो दिखाते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ वहां एक बहुत मजबूत स्थानीय प्रतिरोध हमेशा से मौजूद था। अब चलिए इतिहास के पन्नों से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उस विरासत की जो आज पूरे देश की शान है, कुमाऊं रेजिमेंट। अंग्रेजों ने भी कुमाऊनी लोगों की बहादुरी और लड़ने के जज्बे को बहुत जल्दी पहचान लिया था और उन्हें मार्शल रेस का दर्जा दिया। यहीं से इस शानदार सैन्य विरासत की बुनियाद पड़ी। इस गौरवशाली सफर की शुरुआत वैसे तो 18वीं सदी में हैदराबाद के निजाम की सेना से हुई थी, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा बनी। कुमाऊं रेजिमेंट ने दोनों विश्व युद्ध लड़े और आज ये भारतीय सेना की सबसे ज्यादा मेडल्स जीतने वाली रेजिमेंट है। मेजर सोमनाथ शर्मा और मेजर शैतान सिंह जैसे शूरवीरों ने इसी रेजिमेंट से देश के लिए 2 परमवीर चक्र हासिल किए हैं। और जब भी कुमाऊं रेजिमेंट की बात होती है तो ये नंबर 114 रोंगटे खड़े कर देता है। 1962 की भारत चीन जंग में रेजांगला के बर्फीले दर्रे पर 13 कुमाऊं के अहीर जवानों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। सामने से हजारों चीनी सैनिक और भारी तोपखाना था, लेकिन हमारे 123 में से 114 जवानों ने अपनी जान दे दी, पर आखिरी सांस तक पीछे नहीं हटे। ये इतिहास के सबसे महान लास्ट स्टैंड में गिना जाता है। तो अंत में ये सच में सोचने वाली बात है ना, एक इलाका जो विष्णु जी के कछुआ अवतार की कहानियों से शुरू हुआ, जिसने कत्यूरी और चंद राजाओं का सुनहरा दौर देखा, गोरखाओं के जुल्म सहे, आज वही मिट्टी अपनी बेमिसाल सैन्य वीरता के लिए जानी जाती है। 1000 साल के इस उतार चढ़ाव ने कुमाऊं की जिस कभी न हार मानने वाली भावना को जन्म दिया है, वो आने वाले वक्त में पूरे हिमालय के भविष्य को कैसे आकार देगी, इस पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।